morning students. Welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today I will start a new lesson, Prism. Refraction of light by prism. Prism के द्वारा थ्रू प्रिज्म आप बोल सकते हैं. प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है ये आप जानेंगे और प्रिज्म क्या होता है. सबसे पहले प्रिज्म देखिए क्या होता है. प्रिज्म क्या है? प्रिज्म जैसे आप कहते हैं कि लेंस जो होता है एक कांच का बना हुआ समांग पारदर्शी माध्यम होता है, वैसे भी जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है. और ये चूंकि 3D फिगर होता है आपके इस पर बोर्ड पर बन नहीं सकता, बोर्ड पर केवल ऐसे ही बना सकते हैं. ठीक है, इसका रियल में भाग कैसे होता है, जैसे कि आप ये बुक खोलें, ये बुक ऐसे करें और नीचे भी इसके जो ये खुला हुआ भाग है यहाँ भी एक नीचे भी पृष्ठ हो, तो ये प्रिज्म की स्ट्रक्चर इस प्रकार की बिल्कुल होती है. ये समांग पारदर्शी माध्यम का बना होता है और इसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक ये है एक ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और नीचे ये जो होगा ये बेस इसका कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा. तो प्रिज्म कांच का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिस पर दो अपवर्तक पृष्ठ किसी एक विशेष कोण पर झुके होते हैं और इस कोण को, इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को हम कहेंगे प्रिज्म का कोण कहेंगे. समझ पा रहे हैं? और नीचे बेस होगा और इसमें तीन जब है, एक दो तीन पृष्ठ हैं तो जिसको नीचे कर दोगे इसको नीचे कर दिया तो ये बेस हो गया. ठीक, अब यहाँ पर ये इससे नहीं समझा मिल रहा है. जैसे कि दो पार्ट ये होते हैं, ये है ऐसे प्रिज्म बना हुआ है. ठीक, ये और इन दोनों पृष्ठों के बीच का कोण जो है प्रिज्म का कोण कहलाता है. और नीचे ऐसे बेस ये है, अभी बेस ये कर दो, यहाँ भी इधर से और इधर से दो पृष्ठ कर दो. तो प्रिज्म आपने देखा लैब में? नहीं देखा? अभी देख चुके सब लोग? देखा ही नहीं प्रिज्म को? जा करके लाइव में देखना, पहले प्रिज्म को देखोगे तो बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 3D फिगर है, यहाँ वैसे नहीं बना सकते. तो प्रिज्म क्या होता है? एक समांग माध्यम पारदर्शी कांच से बना हुआ एक समांग माध्यम होता है. मतलब समांग का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, सब जगह बराबर बराबर होती है, अर्थात जो अणु होते हैं सब जगह बराबर बराबर दूरी पर होते हैं. तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिज्म कांच का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ किसी विशेष कोण पर झुके होते हैं जिसे प्रिज्म का कोण कहते हैं. और जो तीसरा तल होता है ये आधार का काम करता है. अभी जरूरी नहीं इसका नाम आधार है, इसको नीचे कर दीजिए तो ये वाला एंगल जा करके वो बन जाएगा, प्रिज्म का एंगल बन जाएगा. ठीक, बस इतनी चीजें हमको इसमें बताना है प्रिज्म के बारे में, नोट कर लीजिए. आपका नेक्स्ट हेडलाइन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो देखिए प्रिज्म है, यहाँ पर हमने एक प्रिज्म बनाया है जिसका प्रिज्म का कोण क्या है? ए हमने लिया हुआ है. इसके दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, एक ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, इसको जो भी मानना है ए बी कह दीजिए और इसको ए सी कह सकते हैं. चलिए ये बी सी कह दिया इसको. और ये जो बी सी है ये क्या है? प्रिज्म का आधार है. ठीक, और ये प्रिज्म का कोण है. यहाँ पर देखिए जब एक कोई प्रकाशीय किरण ये आपतित हुई है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण ये यहाँ पर जब आई तो इसको सीधे चले जाना चाहिए था अगर रिफ्लेक्शन ना होता. ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये एक अभिलंब खींचा हुआ है, ये पीई क्या है? अभिलंब खींचा हुआ है, चाहे इसको डॉट डॉट भी बना सकते हैं. तो जब ये विरल से सघन में जाएगी, कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना. तो इसको सीधे इस मार्ग से जाना चाहिए था, इस मार्ग से नहीं गई, ये देखो झुक गई यहाँ पर. तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या था? आपतन कोण आई था. और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कोण हमारा बन रहा है आर. ठीक, अब यहाँ पर ये सघन से विरल में जाएगी तो यहाँ फिर हमने ये देखो अभिलंब खींचा हुआ है, ई क्यू, ये अभिलंब खींचा है. तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी. तो ये अभिलंब था, इससे दूर हट गई, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, सीधे न जाकर के दूर हट गई. तो ये होगा निर्गमन कोण, इसको कहते हैं निर्गमन कोण आई डैश, और ये था आपतन कोण आई डैश, और ये हो जाएगा निर्गमन अपवर्तन कोण, इसको बोल सकते हैं आर डैश. तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए और ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण यहाँ पर हो जाते हैं. बहुत छोटे छोटे साइन, छोटे छोटे कोण बने हुए हैं, गड़बड़ नहीं कुछ करना है. तो और यहाँ पर तीन किरणें हो जाती है, जो बीच में है इसको हम कौन सी किरण कहेंगे? अपवर्तित किरण. मैंने आ और का शार्ट में लिख दिया है, अपवर्तित किरण. और ये हो जाती है निर्गत किरण, निर्गत किरण. यहाँ पर थ्री टाइप से रेज हो जाती है. हाँ, यहाँ पर हो जाएगी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण हो जाती है.
तो इसमें क्या है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या लिखोगे इसमें कि जब प्रिज्म पर कोई प्रकाशीय किरण, जब कोई प्रकाशित किरण प्रिज्म के एक तल पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परिभाषा वही है, विचलन अपवर्तन वाली है, बस प्रिज्म द्वारा आपको यहाँ पर बता देना है। फिर इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी, विचलन कोण क्या है और ये सब क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे प्रिज्म में विचलन कोण, डेविएशन एंगल क्या होता है या एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। विचलन कोण उसमें जो अपवर्तन की घटना में होता था, ऐसे आई, ये किसी कोण पर विचलित हो गई, आप इसको आर कहते थे, इसी को आप विचलन कोण कह सकते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विचलन कोण क्या होगा, जितने अंश पर किरण विचलित हो रही है, ये सीधे ऐसे जा रही थी सीधे और ये ऐसे मुड़ गई, तो इसमें कौन सा विचलन हुआ, कोणीय विचलन। कोणीय विचलन हुआ, किसी कोण पर मुड़ जाना किरण था, सीधे ये जा रही थी, ये मार्ग था इसका, और यहाँ पर आकर के ये इस प्रकार डेल्टा एंगल पर मुड़ गई। तो ये जो डेल्टा है ये विचलन कोण है। आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाने और ये जो निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो न्यून कोण बनेगा इसको हम विचलन कोण कहेंगे। यहाँ पर बनेंगे तो कोण, और एक ये भी तो कोण देखो बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण नहीं, न्यून कोण। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए, प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने न्यून कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये डेल्टा एस टाइप का ये लेटर बना होता है, ठीक लीजिए विचलन कोण। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है न्यूनतम विचलन कोण, लीस्ट डेविएशन एंगल क्या होता है, इसको आप एक ग्राफ से समझेंगे। जैसे इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इंसिडेंट एंगल आई ले रहे हैं और यहाँ पर डेल्टा ले रहे हैं विचलन कोण को, ठीक। यहाँ पर 0 से शुरू होता है, यहाँ 0 है और यहाँ पर अंश है, कितने अंश, क्योंकि एंगल किस में नापा जाएगा, अंश में नापा जाएगा। हमारे यहाँ पर 10, 20, 30, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर विचलन कोण हम ले रहे हैं, ये मान लीजिए हो गया 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 30, 35 एंड 40 डिग्री। इस डायरेक्शन में विचलन कोण को ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट एंगल ले रहे हैं और एंगल जो है ये कोण अंश में नापा जाएगा। तो ये सब जो लिखे हैं ये क्या है, अंश लिखे हुए हैं, ठीक। तो देखिए होता क्या है, अगर इस हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपतन कोण का मान आई का मान बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, देखिए ऐसे कुछ प्राप्त होगा। ये विचलन कोण का ग्राफ है, इसी से समझिए कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे पहले घटता है। देखिए जब आपतन कोण 10 अंश है, यहां से अगर हम शुरू करें, ये लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर जब आपतन कोण जो है 10 एंगल है, 10 डिग्री है आई का मान, तो विचलन कोण कितना है यहाँ पर 40 है, ठीक है। फिर आपतन कोण आप 20 कर दीजिए, बढ़ा करके बढ़ा रहे ना आपतन कोण का मान, 20 डिग्री कर दिया हमने, तो विचलन कोण घट के कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। और हमने बढ़ाया अभी आपतन कोण का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाया, तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। और मैंने यहाँ पर बढ़ा करके कर दिया 40 डिग्री कर दिया, तो एंगल और घट करके मान लीजिए 12.5 12.5 हो गया। उसके बाद और मैंने जब यहाँ पर एंगल 50 किया, 50 डिग्री, तो विचलन कोण ये जो था अपने लिस्ट न्यूनतम स्थिति पे पहुंच चुका है, 10 अंश हो गया है। अब एंगल अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। एंगल मैंने बढ़ाया और 60 डिग्री किया तो विचलन कोण ऊपर उठ गया, यहाँ पर कहीं पर जा रहा है, समझ पा रहे हैं। और एंगल हमने बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को इतना कर दिया तो विचलन कोण फिर बढ़ने लगा, 22 लगभग हो गया। 80 अंश जब किया आई का मान, तो फिर विचलन कोण बढ़ते बढ़ते लगभग 40 के अबाउट पहुंच गया। तो आपने क्या देखा कि जब हम आपतन कोण का मान
बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान पहले घट रहा है, और घटते घटते न्यूनतम विचलन कब प्राप्त हुआ है, जब आपतन कोण आपने 50 डिग्री लिया है तो विचलन कोण न्यूनतम हो गया कितना, 10 अंश हो गया। उसके बाद फिर आप आपतन कोण का मान 60, 70, 80 बढ़ाते चले जा रहे हैं तो फिर विचलन कोण बढ़ने लगा। तो ये जो न्यूनतम विचलन कोण जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिससे कम विचलन कोण नहीं हो सकता, इसी को हम कहते हैं डेल एम। न्यूनतम विचलन कोण कितना यहाँ पर होगा, 10 डिग्री होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि जब हम प्रिज्म पर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो पहले विचलन कोण का मान घटता है, और घटते घटते एक लीस्ट वैल्यू, एक न्यूनतम वैल्यू प्राप्त करता है। उसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने से विचलन कोण पुनः बढ़ने लगता है। तो इस प्राप्त न्यूनतम विचलन जो कोण यहाँ पर है, जो सबसे कम विचलन कोण प्राप्त होता है, इसी को हम निम्नतम विचलन कोण कहते हैं और डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। एल एम मीन्स मिनिमम हो गया यहाँ पर, समझ पाए कि घट एक ही हो सकता है, कई नहीं हो सकते हैं। एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण केवल एक हो सकता है, और एक विशेष आपतन कोण पर ही प्राप्त होगा। अगर 50 पर प्राप्त हो रहा, आप प्रयोग कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्रयोग में विचलन कोण आप फाइंड कर रहे हैं कितना होगा न्यूनतम, तो एक ही कोण उसमें मिलेगा 50 डिग्री। बहुत सारे एंगल नहीं मिलेंगे आपतन कोण के कि विचलन कोण कई जगह प्राप्त हो जाए, केवल एक जगह पर प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि विचलन कोण जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वह एक विशेष आपतन कोण के लिए ही प्राप्त होता है, ये नहीं कि बार बार। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक। हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। आप हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, डेल्टा एम, नहीं, एन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये स्कूल में आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पर इसका डेरिवेशन करना है कि ये कहाँ से आता है। स्कूल में पढ़ चुके इसको कि नहीं? हाई स्कूल में तो पढ़े हो, सूत्र पढ़े हो, डेरिवेशन नहीं था। स्कूल में भी पढ़ा इसको कि नहीं? पढ़ चुके हो। देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स है पूरी, समझ लीजिए। देखो ये एंगल जो है आई जो बन रहा है, ये इस पूरे एंगल, इस रेखा और इस रेखा के बीच का एंगल है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये आई है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब अगर हम ये वाला कोण निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, आई माइनस आर निकल करके आएगा। ऐसे ये एंगल आई डैश है तो ये अगर पूरा एंगल ले तो ये पूरा आई डैश ही हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब हम ये वाला कोण निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आई डैश माइनस आर डैश निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये एंगल बना नहीं रहे हैं, ये हम नहीं बना रहे हैं एंगल, आपको केवल बता दिए ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये बाहर दिखाए हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इस वजह से ये एंगल, समझ पाए? ये तीर से हमने बाहर दिखाया है, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है आर पी और क्यू, ये, और आर क्यू पी, ये एंगल यहाँ पर दिखाए गए हैं चित्र में एंगल आर पी क्यू बराबर आई माइनस आर, एंगल आर क्यू पी बराबर आई डैश माइनस आर डैश। ये हमने दिखा दिया वहां पर, और फिगर में यहाँ जगह नहीं है तो यहीं पर लिख देते हैं, इनको आप बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अब ये देखिए, त्रिभुज एक बन रहा है पी आर क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये इस प्रकार से बना हुआ है। इसको हम अलग बना के दिखा दें आपको। यहाँ पर ये एंगल है, ये है आई माइनस आर, और ये एंगल है आई डैश माइनस आर डैश, ये एंगल बना हुआ है, और यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है। बहिष्कोण प्रमेय होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है। ये जो है बहिष्कोण जो होता है, ये पास वाला एंगल छोड़ दो, अन्य दूर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, बहिष्कोण प्रमेय होती है। तो अगर आपको डेल्टा यहाँ से निकालना हो तो डेल्टा बराबर क्या होगा, इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा, अर्थात आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये हमको डेल्टा यहाँ से प्राप्त होगा। तो डेल्टा बराबर, अगर हम आई डैश एक साथ भी कर सकते हैं, आई प्लस आई डैश हो जाएगा, और आर को एक साथ लेकर माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश हो जाएगा। अब चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में,
न्यूनतम विचलन की स्थिति में अभी लिखवाए हैं, क्या होता है, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश और डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल एम हो जाएगा। तो हम न्यूनतम विचलन स्थिति में क्या करेंगे, इन सबको चेंज करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा डेल्टा एम बराबर आई की जगह आई डैश की जगह आई लिख लोगे तो क्या हो जाएगा 2i, आर डैश की जगह आर लिख लोगे तो हो जाएगा 2r। कैप क्यों लगा रहे हैं क्या? हाँ, ये इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको अगर हम ए मान लें, चतुर्भुज ए पी ई और क्यू में, चतुर्भुज ए पी ई क्यू में एक चतुर्भुज है। देखिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये इस पृष्ठ से एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया यहाँ से, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 90 180 डिग्री तो निकल गया। तो इसका मतलब ए और ई का योगफल कितना बचा 180। तो एंगल जो ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई, ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ गए हैं? ये 90 90 डिग्री है या विलंब है, तो 360 पूरा होता है, 90 90 निकल गया, तो इसका योगफल 180 बचेगा। अब देखिए ट्रायंगल, चूंकि एंगल आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180, यहाँ पर देखिए पी ई क्यू में ट्रायंगल पी ई, ये हम यहीं बीच में ना लिख दें, वहां क्यों लिखेंगे, यहीं पर हम लिख रहे हैं, पूरा लिखना पड़ेगा ही। ट्रायंगल पी ई क्यू में क्या आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई बराबर 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हो गया। तो यहाँ से ई का मान निकाल करके हम यहाँ रख दें, या हम कहें ई का मान निकाल के हम यहाँ पर रख दें आकर के। ये जो समीकरण नंबर 3 है, ये 4 मान लीजिए, समीकरण 3 से ई का मान 4 में रखने पर, तो यहां से हम ई का मान निकाल करके यहां पर रख रहे हैं, तो क्या हो जाए आर प्लस आर डैश प्लस ई की जगह क्या आएगा 180 माइनस एंगल ए, और उधर 180 है। ये बात समझ गए? यहाँ से ई का मान निकाला, 180 माइनस ए हुआ, और यहाँ पर मैंने रख दिया कि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर आ गया एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। अब पहले ही बता चुके हैं आर आर डैश इक्वल होते हैं न्यूनतम विचलन कोण के लिए, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 2r, और यहां से अगर हम r बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा एंगल a बाई 2, ये आ जाएगा। अब जहां 2r है वहां पर हम a भी तो लिख सकते हैं, किस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में। 2r बराबर, इसको आप ये लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए, काम की चीज हो गई, आगे काम आएगी भी बहुत। 2r बराबर एंगल a इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जहां पर 2r लिखा है, समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं, वहां पर a रखते हैं, ये समीकरण 1 नंबर है। तो ये हो जाएगा डेल m बराबर 2i माइनस एंगल a, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2r की जगह क्या रख दिया a, ये देखो यहाँ से आया था 2r बराबर a, तो यहाँ से आप निकालेंगे अगर i का मान, तो i आ जाएगा, देखो ये इधर आकर ऐड होगा, डेल m प्लस एंगल a हो जाएगा अपान 2, ये i का मान निकल आया। स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार प्रिज्म का अपवर्तनांक जो n होगा, ये क्या होगा साइन i अपान साइन r, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर i r के बस मान रख दीजिए आप, n इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस कम बचा हुआ है, n इक्वल टू, और यहाँ गलती क्या करते, देखो n लिखकर मेन डिवाइड की लाइन ये आप खींचेंगे। यहाँ पर लिखते कैसे कैसे हैं सब लोग अभी बता रहे हैं। साइन और i की जगह हम i का मान रखते हैं, ये वाला, ये क्या है डेल्टा m प्लस ए बाई 2, ये एंगल a है, ये एंगल का साइन लगाइए, नहीं कहीं ना लगाइए, या फिर सब जगह से हटा दीजिए,
लगाना हो तो यहाँ पे पर भी फिर लगाएंगे एंगल, ठीक है। चलिए हम एंगल का साइन सभी जगह से हटा दिए हैं, ए का, ई के साथ में एंगल नहीं लगाया है, ठीक। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, साइन आर, और आर का मान क्या निकला है, a/2, a/2। यही प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है जो आप हाई स्कूल में देख चुके हैं। बस ये इसमें इक्वल की लाइन आप यहाँ पर खींचेंगे, मेन ये डिवाइडेशन की लाइन है, यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ n लिखेंगे, जहाँ n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है y के सापेक्ष। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए पतला प्रिज्म क्या होता है, यदि किसी प्रिज्म का कोण ये जो a है, इसका अगर मान 5 डिग्री या इससे कम है, अगर किसी प्रिज्म का कोण ये अगर 5 अंश से भी कम होता है या 5 अंश के बराबर होता है तो इसको हम पतला प्रिज्म कहेंगे। ये बिल्कुल इस प्रकार से बनेगा लगभग, हाँ, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। तो वह प्रिज्म जिसका कोण जो होता है 5 अंश या इससे भी कम होता है पतला प्रिज्म कहलाता है। और पतले प्रिज्म के लिए होता क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये छोटे कोण के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे लिखा है डेल m प्लस a/2, तो ये जब प्रिज्म बहुत पतला हो जाएगा तो ये कोण इतने छोटे हो जाएंगे कि जब छोटे कोण हो जाते हैं तो मैथमेटिकल रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हटा दिया जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल m प्लस a/2। और ऐसे ही जो आपका लिखा है साइन a/2, ये भी बराबर हो जाएगा a/2। कब, जब एंगल a बराबर हो जाए लगभग 5 डिग्री या इससे कम। तो जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब हट जाएंगे। तब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n बराबर क्या होगा, साइन i नहीं, केवल i का मान, ये हो जाएगा i/r, i/r। पहले तो भी हम कर चुके हैं, बहुत छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, बहुत छोटे प्रिज्म के लिए, छोटे लेंस के लिए कर चुके हैं सब कुछ। तो i का मान यहाँ पर हम रख देंगे, i का मान है डेल m प्लस a/2 अपॉन, यहाँ पर भी है a/2, a से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल m प्लस a इक्वल टू a का इधर मल्टीप्लाई होगा na, डेल m बराबर na माइनस a, तो डेल m बराबर n-1 और a। ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत आते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, कि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का निगमन कितना इजी है, बस प्रिज्म का कोण पता हो, प्रिज्म का अपवर्तनांक पता हो, विचलन कोण निकाल आएगा फटाक से।